द डेविल्स ऑफ पार्ट टाइमर सीजन 3 एपिसोड 11 की शुरुआत में हम लोग सुजुनो और एल्बर्ट को देखते हैं, जो कि हेवेंस की के एक अंडरग्राउंड पैसेज में आ जाते हैं। वो लोग यहाँ से किंग यूनिफर को बचाने के लिए आए हैं। वहीं सुजुनो कहने लगती है कि मैं ग्रैंड होशिन चर्च से थी, मुझे मिशनरी जॉब मिला करते थे, इससे मुझे इस अंडरग्राउंड पैसेज के बारे में पता है। वो बताती है कि इस पैसेज को इसलिए बनाया गया था जिससे कि इमरजेंसी के समय पर किंग यूनिफर यहाँ से भाग सके। वो लोग अब आगे चलते हैं और वहाँ एक डेड एंड आ जाता है। ये देखकर एल्बर्ट कहते हैं कि अब हम लोग क्या करें। तो सुजुनो उसके कंधे पर चढ़ जाती है और कहती है कि आगे जाने का रास्ता यहाँ पर है। वो लोग अब वहाँ का दरवाजा खोलकर अब ऊपर आ जाते हैं। वहीं पर अब एल्बर्ट कहने लगता है कि आखिरकार ये कौन सा रूम है। तो सुजुनो कहती है शायद से एम्पायर यूनिफर का वॉशरूम है। ये सुनकर एल्बर्ट कहते हैं छी, हम लोग वॉशरूम में आ गए। तो सुजुनो कहती है हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है, सीक्रेट पैसेज को ऐसी जगह पर बनाया गया है जिसे ढूंढना मुश्किल हो। तभी अचानक से उन लोगों को सेलेस्टियल फोर्स फील्ड सेंस होती है। वो लोग अब आगे जाकर देखते हैं। तभी एल्बर्ट कहता है कि सामने तो काफी सारे सोल्जर्स हैं, क्या हम लोग को यहीं पर रुक के चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए। तो सुजुनो कहती है नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें चलना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो लोग दौड़ दौड़ कर यूनिफर के बेडरूम के पास आ जाते हैं और दरवाजे पर लॉक नहीं लगा होता है, इसे वो लोग अंदर चले जाते हैं। वहीं पर बेड पर कोई सो रहा होता है। तो सुजुनो को लगता है कि वो यूनिफर ही है। वो उनसे कहने लगती है कि हमें आपसे बात करनी है, लेकिन यूनिफर उसकी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। तभी एल्बर्ट सुजुनो को बताता है कि यहाँ पर तो कोई भी सेलेस्टियल फोर्स फील्ड नहीं है, इसका मतलब ये एम्परर यूनिफर नहीं है। ये सुनकर सुजुनो शॉक हो जाती है। वहीं अब दूसरे से हम लोग एमिलिया को देखते हैं, जो कि बाकी आर्मी को लेकर अब हेवेंस पर हमला करने के लिए आ जाती है। एमिलिया अब अपने हीरो के फॉर्म में आ जाती है और वो सभी लोगों से रेडी होने के लिए कहती है। ये देखकर और उसे कहता है कि तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हें क्या करना है। जिस पर एमिलिया कहती है हाँ, तुम यही चाहते हो ना कि मैं आशा के साथ अपने पूरी पावर से लड़ूं, मैं ऐसा ही करूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पूरी आर्मी को लेकर आगे बढ़ती है। और अब दूसरी तरफ हम लोग वापस से सुजुनो को देखते हैं। वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये यूनिफर नहीं है तो कौन है ये। तभी यहाँ पर गैब्रिएल आता है उन लोग को रोकने के लिए और कहते हैं कि किसी के बेडरूम में इस तरीके से नहीं आना चाहिए, बैड मैनर्स होते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर्स को यूज करता है और वो उन लोग को फ्रीज कर देता है और अब उनके पीछे एक गेट खोल देता है और उन लोगों को वापस भेजने लगता है। उनको वहां से भेजने से पहले वो उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर यूनिफर नहीं है, बल्कि यहाँ पर एमिलिया के फादर सो रहे हैं। एम्परर यूनिफर तो कहीं और ही है। जिसके बाद अब गैब्रिएल उन्हें वहां से भेज देता है। वो लोग अब देखते हैं कि गैब्रिएल ने उन्हें वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में डाल दिया है। अगर अब वो लोग वापस से जाने की कोशिश भी करें तो उन्हें काफी ज्यादा दिन लगेंगे। वो लोग अब कुछ नहीं कर सकते और अब वो यहीं फंस जाते हैं। और वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग एमिलिया को देखते हैं, जो कि आशा से लड़ने के लिए आ जाती है। वहीं पर आशा भी अपने डीमनिक फॉर्म में होता है। वो उसे कहते हैं तो तुम अपनी आर्मी लेकर आ गई, ये जानते हुए भी कि मैं याको और जिंजरबर्ड की पावर्स का यूज कर सकता हूँ। वहीं पर अब एमिलिया भी नाटक करने लगती है और अब उसे कहते हैं कि वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। वहीं पर नीचे खड़े सोल्जर तो काफी कंफ्यूज लग रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये जिंजरबर्ड होता क्या है। इन लोगों को पता ही नहीं है कि ये तो बस एक जापानीज खाने की इंग्रेडिएंट है। उन लोगों को लग रहा होता है कि ये कोई खतरनाक चीज है। वहीं पर अब आशा एमिलिया से कहती है चलो हम लोग इस बार लड़कर अपने स्कोर को बराबर कर लेते हैं। एमिलिया भी मान जाती है और अब वो उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब वो दोनों थोड़े ऊपर चले जाते हैं। तब बोलबा जाकर एमिलिया को रोकने लगता है और कहते हैं कि आशा की बात में तुम मत आओ। वो एमिलिया को रोकने जा ही रहा होता है, तभी अचानक से बीच में वही डीमंस आ जाते हैं, जो कि ओल्बा को रोकते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें उन दोनों की लड़ाई में इंटरफेयर नहीं करने देंगे। तब ओल्बा भी डर जाता है और वो वहीं रुक जाता है। जिसके बाद हम लोग एमिलिया को देखते हैं, जो कि आशा से कहने लगती है कि क्या माओ आएगा। तो आशा कहते हैं हाँ, मुझे ये नहीं पता कि वो कब आएगा, लेकिन इतना पता है कि वो जरूर आएगा। लेकिन इस समय पर हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम दोनों को ना चाहते हुए भी एक दूसरे से लड़ाई करनी होगी। इस बात पर एमिलिया भी एग्री करती है और वो उसे लड़ने के लिए चली जाती है। और अब दूसरी तरफ हम लोग माओ और एशद को देखते हैं। तभी एशद को होश आ जाता है। तो माओ से कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया था, तुम्हारे सर से वो लाइट क्यों निकल रही थी। तो अब एशद को खुद ही नहीं पता होता है कि उसे क्या हुआ था। ये सुनकर माओ से कहते हैं चलो कुछ भी हो, अगर तुम बेहतर फील कर रही हो तो हम लोग को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मैं 8 घंटे से एल्बर्ट और सुजुनो को कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो रहा है। मुझे पता है कि हम लोग के हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का तो ट्राई कर ही सकते हैं। तभी अचानक से एशद के सर पे जो मार्क होता है वो वापस से ग्लो करने लगता है। ये देखकर माओ से कहते हैं कि क्या इस समय पर आलस रेमस लड़ाई कर रही है। तो एशद कहती है हाँ, इस समय पर यह शोध एक काफी डार्क ब्लैक फोर्स से लड़ाई कर रही है। वो डायरेक्शन देखकर माओ कहते हैं कि वहाँ पर तो हेवेंस की है। वो काफी परेशान हो जाता है और कहते हैं कि आखिरकार मैं इस चीज को सेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तभी एशद माओ को चलने के लिए कहती है और कहती है कि आलस रेमस आसपास ही है। मुझे पता है कि तुम यूजलेस हो, लेकिन मैं तो शायद कुछ कर सकती हूँ। ये सुनकर माओ से कहते हैं ये क्या, इसका मतलब तुम वापस अपने डैड के साथ फ्यूज कर सकती हो, जैसे तुम उसे छोड़ के मेरे साथ फ्यूज हो गई थी। तो अब एशद कहती है कि इसके बारे में मैं श्योर तो नहीं हूँ। तो माओ से कहते हैं कि तुमने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया मेरे साथ फ्यूज करने के लिए, ऐसा क्यों। जिस पर एशद कहती है क्योंकि तुम्हारे साथ फ्यूज करना मुझे इजी लगा, लेकिन लगता है कि इस चीज के काफी सारे साइड इफेक्ट हैं, इसलिए लगता है हम लोग बैड मैच हैं। तुमसे अच्छा तो मुझे चियो या फिर उरुशियारा को चुन लेना चाहिए था। तो माओ उसे कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम और एलेस रेमोस मिस्टोलेटो हो। तो क्या ये सच है। जिस पर एशद कहती है हाँ, जिन भी लोगों को इस दुनिया के बारे में बताया वो सेफिरोथ के लिए मिस्टोलेटो होते हैं।
वो माओ से कहते हैं कि इन सब बातों को छोड़ो, चलो जल्दी से हम लोग एलएसएमएस को ढूंढते हैं। तो माओ इसकी बात मान जाते हैं और वो लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर माओ से कहते हैं कि हम लोग स्कूटर से जाएंगे, हम लोग उड़कर जाएंगे तो उन लोगों को पता चल जाएगा, तुम ड्राइव तो कर सकती हो ना। तो ऐशत कहती है हाँ, मैंने अपने डैड के साथ ड्राइव करना सीखा था। तो माओ कहते हैं ठीक है, कोई भी रैश डिसीजन मत लेना, वो लोग हम पर गेट का यूज करके भी आ सकते हैं, अगर वो लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग एलएसएमएस से कभी नहीं मिल पाएंगे, इसलिए प्लीज कोई भी शरारत मत करना। तो अब ऐशत भी मान जाती है और अब वो दोनों स्कूटर पे बैठ के हेवेंस की तरफ चले जाते हैं। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग एमिलिया और राशिद को देखते हैं, जो कि एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। वो दोनों आपस में एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। उन दोनों को लड़ता हुआ देख सभी लोग कहने लगते हैं कि ये तो काफी खतरनाक लड़ रहे हैं। तभी एमिलिया आशी से कहने लगती है कि क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो, हम लोगों ने मिलकर तुम्हारे काफी सारे डीमंस को मार दिया है, माफ कर दो, मैं काफी कमजोर थी, मैं उन्हें नहीं रोक पाई। तो आशी तो उसे कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये तो बस हमारी डेस्टिनी है, मैं दुआ करता हूँ कि आलस रेमस बिल्कुल ठीक होगी। तो एमिलिया उसे कहती है हाँ, आलस रेमस तो हमसे भी ज्यादा टफ है। ये सुनकर राशिद कहता है काफी अच्छी बात है, जिसके बाद वो उसके ऊपर हमला कर देता है। वो कुछ मैजिकल रस्सियों से एमिलिया को पकड़ लेता है और उस बिल्डिंग के ऊपर काफी जोर से पटक देता है। वो अब एमिलिया को खड़ा होने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम एमिलिया द हीरो हो, मुझे पता है कि तुम इतने आराम से नहीं हारने वाली हो। तो एमिलिया खड़ी हो जाती है और कहती है हाँ, तुमने ये तो सही कहा, लेकिन तुमने मेरी नाक पर चोट पहुंचा दी। ऐसा बोलने के बाद वो ऐशत के ऊपर हमला करके उसे दूर गिरा देती है, जिसकी वजह से वो जो बिल्डिंग होती है वो भी टूट जाती है। तो अब ऐशत एमिलिया से कहते हैं कि इस जगह को ज्यादा डैमेज मत करो, क्योंकि तुम्हारे फादर को इसी जगह पर क्लाउड रिट्रीट नाम की जगह पर रखा हुआ है, अगर तुमने इस जगह को ज्यादा डैमेज किया तो वो क्लाउड रिट्रीट को अफेक्ट कर सकती है और वो जगह उनके ऊपर गिर सकती है। तुम्हारे फादर ने इतना ज्यादा सर्वाइव किया है, मुझे पता है कि तुम ये नहीं चाहती हो कि वो यहाँ पर मर जाए। वहीं पर इस बात से एमिलिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसके डैड यहीं आसपास है। तो अब ऐशत उसे कहते हैं कि अभी जैसी चीजें चल रही है तुम अपने डैड से नहीं मिल सकती हो, अगर तुमने कोई भी सस्पिशियस चीज कही तो तुम्हारे फादर तुमसे दूर चले जाएंगे। तब एमिलिया कहती है शुक्रिया मुझे बताने के लिए, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ उनके इशारों पर नाचने के लिए। ऐसा बोलने के बाद अब वो दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और अब दूसरे से हम लोग रेगुअल, गैब्रियल और कैम्यूल को देखते हैं। रेगुअल कहते हैं कि ये दोनों पिछले 7 घंटे से लड़ रहे हैं, इनमें कितनी एनर्जी है, मुझे नहीं पता था कि आशी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। गैब्रियल तुमने उसे हरा दिया था ना। तो गैब्रियल कहते हैं हाँ, हरा तो दिया था, लेकिन उस समय पर हम लोग अर्थ पर थे, यहाँ पर आने के बाद उसकी पावर वापस आ गई है। वहीं अब गैब्रियल कहने लगता है कि अच्छा होगा कि एमिलिया अपनी पूरी पावर को यूज कर रही होगी उसे लड़ने के लिए, उसके पास यशोर की पावर है, उसे तो आशिया को एकदम चुटकियों में हरा देना चाहिए था। वो उन लोग को समझाने लगता है कि यशोर की पावर कितनी ज्यादा खास होती है, उसका यूज करके तो माओ ने कैमिल तक को भी हरा दिया था। तो अब गैब्रियल उसे कहते हैं चिंता मत करो, एमिलिया नहीं हारेगी, अगर वो काफी थक जाएगी और लड़ नहीं पा रही होगी तो हम लोग जाकर उसकी मदद कर देंगे। तभी रेगुअल को सिटी के अंदर स्कूटर देखते हैं और वो सभी लोगों को ये बताता है। उसे देखकर गैब्रियल समझ जाता है कि माओ आ गया है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं माओ और ऐशत उन दोनों को आसमान में लड़ते हुए देखते हैं। वो देखकर राशिद कहती है कि आलस वहाँ पर है। ये सुनकर माओ कहते हैं चलो फिर वहाँ पर। वो अब आगे चलते हैं तो देखते हैं कि सामने की तरफ तो काफी सारे सोल्जर्स होते हैं। वो लोग उनके स्कूटर को देखकर कहने लगते हैं कि ये क्या चीज है, क्या कोई ये नया प्रकार का डीमन है। वो लोग अब उनके ऊपर एरो शूट करने लगते हैं। ये देखकर राशिद माओ से कहती है कि हम लोग अब क्या करें। तो माओ कहते हैं चिंता मत करो, इन स्कूटर पर भरोसा रखो, सीधे चलती रहो। तो अब ऐशत भी ऐसे करती है। वो दोनों ही अपनी स्कूटर की स्पीड बढ़ा देते हैं और अब वो सीधा ही उन आर्मी के अंदर चले जाते हैं। वो जैसे तैसे करके अब उन सोल्जर्स की भीड़ में से निकल जाते हैं। इस वजह से काफी शोर होता है जिसे एमिलिया और आशिया सुन लेते हैं। वो लोग अब देखते हैं कि हाँ तो माओ आ चुका है। वो ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। तभी ऐशत माओ से कहती है कि ये सोल्जर्स हमारे पीछे आ गए हैं, ये हमें पकड़ लेंगे। तो माओ से कहते हैं चलो फिर प्लान के अकॉर्डिंग काम करो। तब ऐशत भी मान जाती है और अब वो उन फायर क्रैकर्स को बाहर निकाल लेती है। हमें पता चलता है कि ये फायरवर्क्स उसी शॉप पर उन्होंने दिया है जहाँ पर उन लोगों ने खाना खाया था। ऐशत अब उस फायरवर्क को जला देती है और पीछे फेंक देती है, जिसकी वजह से सोल्जर्स नीचे गिर जाते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं। आगे भी उन्हें काफी सारे सोल्जर्स मिलते हैं। तो माओ उन लोगों के ऊपर फायर बोतल फेंक देता है, उनका ध्यान भटका देता है, जिसकी वजह से अब वो लोग वहाँ से निकल पाते हैं। माओ ऐशत को वुडन स्वॉर्ड उठाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो इसका यूज करना, लेकिन इससे तुम सिर्फ उन्हें डराना, कोशिश करना कि तुम उन्हें घायल न कर दो। तो अब ऐशत कहती है कि तो कुछ ज्यादा ही काम है। वो अब सुजन से कहती है प्लीज वापस आ जाओ और माओ को रोक दो। जिसके बाद हम लोग दूसरी तरफ सुजन और एल्बर्ट को देखते हैं। एल्बर्ट सुजन से कहते हैं क्या तुम श्योर हो कि हम लोगों को माओ को आइडिया लिंक नहीं भेजना चाहिए। तो सुजन कहती है नहीं, अगर किसी को पता चल गया तो ऐशत और माओ खतरे में आ जाएंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि एल्बर्ट एक पेड़ पर चढ़ जाता है और अब वो सुजन को देखने के लिए बुलाता है। तो सुजन भी जाती है और वो लोग सामने की तरफ देखते हैं कि वहाँ तो कैथेड्रल ऑफ ओरियस है। इसका मतलब वो लोग सेंट टेरा के पास ही है। तो एल्बर्ट कहते हैं हाँ, अभी भी हम लोग होप नहीं हारे हैं। क्या तुम्हें पता है किस समय पर कैथेड्रल में क्या चल रहा होगा। जिसके बाद हम लोग वापस से माओ और ऐशत को देखते हैं जो कि सोल्जर्स को साइड करते हुए आगे चल रहे होते हैं। उनके सामने ओल्बा और वही डीमन आ जाते हैं। ये देखकर ऐशत माओ से कहती है कि अब हम लोग क्या करें। तो माओ कहता है कि मुझे इन लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, हम लोग सीधा ही कैसल में चलेंगे।
तब हम लोग देखते हैं कि वो लोग काफी जल्दी से वहाँ से अपना लेन चेंज कर लेते हैं, जिसके बाद वो लोग कैसल का गेट तोड़ते हुए क्लाउड रिट्रीट के अंदर घुस जाते हैं। ये देखकर आशिया और एमिलिया परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एमिलिया के फादर वहाँ पर थे और उनके वहाँ पर टकराने की वजह से वो जगह टूट कर एमिलिया के फादर पर गिर जाएगी। तभी हम लोग देखते हैं कि उस जगह में से काफी तेजी से एक लाइट निकलती है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि उस लाइट में से माओ निकलता है, जो कि एशद के साथ फ्यूज हो गया है। जिसके बाद वो उन लोग के पास आता है और कहते हैं कि वो स्कूटर टूट गया, अब सुजुनो मुझे तोड़ देगी। तुम लोग की वजह से मुझे छुट्टी भी लेनी पड़ी और काफी सारा काम करना पड़ा। घर चलने के बाद मैं तुम लोग को काफी डांट सुनाऊंगा। जिस पर आशा कहते हैं ठीक है आप सुना सकते हो। वही एमिलिया माओ से कहते हैं मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ट्रबल दिया। तो माओ से कहते हैं कि तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, क्या तुमने कोई अजीब चीज खा ली है, क्या तुम्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। वही एमिलिया कहती है कि नहीं ये तो मेरा मोमेंट है, और अगर मैं जापान में वापस जा पाए तो मैं सभी से माफी मांगूंगी और तुमसे तो खासकर मैं दिल से माफी मांगूंगी। तभी हम लोग वहाँ पर एशे को देखते हैं, जो कि अपने डैड को ले आती है, यानी नोड को। एमिलिया भी अब अपने फादर को देखकर काफी खुश हो जाती है और वो रोने ही लगती है। जिसके बाद माँ एमिलिया से कहता है कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैंने जो पास्ट में किया था उसके तुम मुझे माफ करो, इसलिए माफी के तौर पर मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, तुम्हारे खास लोगों को बचाना। जिसके बाद अब एमिलिया अपने डैड को उठा लेती है और कहती है कि डैड सही में जिंदा है। वो इतनी ज्यादा खुश होती है कि उसे लग रहा होता है कि ये एक सपना है। तभी हम लोग गाला सैमस को देखते हैं, जो कि बाहर आ जाती है और वो माओ को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसे गले लगा लेती है। वही माओ से बताते हैं कि मैं अपने साथ एशद को भी लाया हूँ तुमसे मिलवाने के लिए। ये सुनकर अब सैमस आशी से कहती है काफी समय बाद मिल रहे हैं। वह उसे गले लगाते हुए कहती है कि तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। वहीं अब एशिया थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और कहती है लेकिन आप तो अभी भी एक बेबी हो। वो अब काफी ज्यादा रोते हुए आला सैमस को गले लगा लेती है और कहती है कि मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एमिलिया माओ को कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी माओ से रोकता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हमें अपनी बिग फैमिली मीटिंग को तब करना होगा जब हम लोग घर वापस पहुंचेंगे। सबसे पहले हम लोग को इन लोगों को संभालना होगा। माओ यहाँ पर गैब्रियल, कैमियल और रेगुएल की बात कर रहा था, जो कि ऊपर खड़े होते हैं और अब वो लोग लड़ने के लिए तैयार है। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।